नेपाल हाईवे का खौफ, मौत का सफर। दिसंबर की ठंडी रात थी, एक ऐसी रात जब दिल्ली की गलियों में भी हवा हड्डी तक ठंडी महसूस होती है। शहर की चकाचौंध से दूर एक पुरानी मारुति जिप्सी में 4 दोस्त राहुल, अर्जुन, विकास और समीर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी रोड ट्रिप पर निकले थे। कॉलेज से ही इनकी दोस्ती गहरी थी और इस बार उन्होंने सोचा था कि बस में जाने की बजाय अपनी ही गाड़ी से नेपाल के खूबसूरत नजारों का दीदार करेंगे। उनका रूट था दिल्ली गोरखपुर नेपाल बॉर्डर पोखरा। शाम को दिल्ली से निकले और रात के अंधेरे में ही वे गोरखपुर पहुंचे। यहां तक का सफर रोमांच से भरा था। उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करने का प्लान अगली सुबह का बनाया था, लेकिन एक ढाबे पर गर्मा गर्म चाय पीते हुए एडवेंचर के जोश में उन्होंने एक पागलपन भरा फैसला किया, चलो रात में ही नेपाल हाईवे पर निकलते हैं, मजा आएगा। इस फैसले ने उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। गोरखपुर में चाय पीते समय एक बूढ़ा ढाबे वाला उन्हें घूरते हुए बोला, बेटा रात के इस टाइम मत निकलो, बॉर्डर के बाद जो हाईवे है वहां ठीक नहीं है। उसकी आवाज में सिर्फ चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक गहरी पीड़ा और डर था। जब अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ बाबा, क्या वहां डाकू मिलते हैं, तो बूढ़े ने एक डरावनी उदास मुस्कान दी और आगे कुछ कहने से पहले ही चुप्पी साध ली। उसकी नजरें राहुल की जिप्सी पर टिकी थी, जैसे वो पहले से ही जानता हो कि उनका क्या हश्र होगा। उसकी आंखों में एक ऐसी खामोशी थी जो 1000 शब्दों से ज्यादा भारी थी। चारों दोस्तों ने इसे एक आम गांव का अंधविश्वास समझकर हंस दिया। वे नहीं जानते थे कि उन्होंने सिर्फ एक चेतावनी को नहीं, बल्कि एक अभिशाप को भी अनदेखा किया था। रात के करीब 1:15 बजे वे नेपाल बॉर्डर पार कर चुके थे। सर्द हवा, घना कोहरा और सुनसान सड़क। बस उनकी जिप्सी की हेडलाइट्स ही रास्ता दिखा रही थी। मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह गायब था और सड़क के दोनों तरफ सिर्फ ऊंचे ऊंचे जंगल थे, जिनकी घनी छायाएं गाड़ी की रोशनी में भूतिया आकृतियों जैसी लग रही थीं। राहुल गाड़ी चला रहा था। तभी अर्जुन ने पीछे की सीट से कहा, यार ये सड़क तो गूगल मैप में थी ही नहीं, तू सही जा रहा है ना? राहुल ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, हाँ यार यही शॉर्टकट है, सुबह सुबह पोखरा पहुंच जाएंगे। समीर ने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए रेडियो ऑन किया, लेकिन सिर्फ तेज सरसराहट की आवाज आ रही थी। अचानक सरसराहट के बीच कुछ शब्द सुनाई दिए, अपनी राह मत बदलो। समीर ने घबराकर रेडियो बंद कर दिया। मैंने सुना कुछ था, उसने फुसफुसाते हुए कहा। विकास ने हंसते हुए कहा, भाई ठंड में दिमाग खराब हो रहा है तेरा। लेकिन समीर के दिल में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। करीब आधा घंटा चला होगा कि सड़क के किनारे एक औरत दिखी, लाल साड़ी, खुले बाल और हाथ में एक पुराना जंग लगा हुआ पीतल का लोटा। वो सड़क के बीच खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। गाड़ी धीरे हुई और जैसे ही हेडलाइट्स उसकी आंखों पर पड़ी, वे आंखें चमक उठी। लेकिन चमक इंसानी आंखों जैसी नहीं थी, बल्कि किसी जलती हुई अंगार जैसी थी। विकास बोला, रात के 2:30 बजे ये यहाँ क्या कर रही है? राहुल ने एक्सीलरेटर दबाया और बिना रुके गाड़ी निकाल दी। लेकिन अगले 5 मिनट बाद वही औरत फिर सड़क के बीच खड़ी थी। इस बार उसकी पीठ गाड़ी की तरफ थी, लेकिन वो सिर को 180 डिग्री घुमाकर उन्हें घूर रही थी। कैसे? समीर के मुंह से शब्द निकले। अर्जुन ने कहा, यार ये कोई ऑप्टिकल इल्यूजन होगा, चलो तेज चलते हैं। लेकिन उसके चेहरे पर भी डर साफ दिख रहा था। जैसे ही वे आगे बढ़े, अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। उसे लगा कि औरत के पीछे जंगल में कुछ परछाइयां हिल रही हैं, लेकिन कोहरे की वजह से कुछ भी साफ नहीं था। अब कोहरा और घना हो गया, हेडलाइट्स भी धुंध को काट नहीं पा रही थीं। अचानक सड़क पर एक पुराना टूटा फूटा बोर्ड दिखा, काले खेत 5 किलोमीटर। उन्होंने पहले कभी इस जगह का नाम नहीं सुना था। जीपीएस पूरी तरह गायब था। राहुल ने मुड़ लिया और गाड़ी एक अजीब संकरी सड़क पर चढ़ने लगी। जंगल और गहरा हो गया और साथ में एक अजीब सी गंध, जैसे सड़ा हुआ मांस और जलती हुई लकड़ी की गंध एक साथ आ रही हो। समीर ने पीछे मुड़कर देखा। यार मुझे लग रहा है हम उसी रास्ते से वापस आ गए हैं। अरे नहीं, ये तो अलग रास्ता है, राहुल ने कहा। लेकिन कुछ ही देर में वे फिर उसी बोर्ड के पास थे। काले खेत 5 किलोमीटर। यह अब एक संयोग नहीं था, बल्कि एक जाल था। राहुल ने गाड़ी रोकी। क्या हो रहा है ये? उसने परेशान होकर कहा।
अर्जुन ने टॉर्च निकाली और बोर्ड की तरफ रोशनी की। बोर्ड के नीचे एक पुराना जंग लगा हुआ साइन बोर्ड था जिस पर नेपाली में कुछ लिखा था। विकास ने टूटी फूटी नेपाली में उसे पढ़ा, यहाँ आत्माओं का वास है, जो आता है लौटकर नहीं जाता। तभी पीछे से विकास चीख पड़ा, भाई पीछे देखो। राहुल ने रियर व्यू मिरर में देखा, वही लाल साड़ी वाली औरत अब उनकी गाड़ी के पीछे भाग रही थी। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं बल्कि 4-5 गुना तेज थी, जैसे वो हवा में फिसल रही हो। उसका चेहरा विकृत था और उसकी लंबी डरावनी मुस्कान कोहरे में भी साफ दिख रही थी। राहुल ने पूरी रफ्तार बढ़ाई, लेकिन सड़क का नक्शा अब अजीब था। हर 2-3 मिनट बाद वे फिर उसी मोड़ पर आ जाते थे जहां टूटा हुआ बोर्ड लगा था, काले खेत 5 किलोमीटर। वे हर बार एक ही जगह पर वापस लौट रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें एक ही लूप में फंसाए हुए हो। गाड़ी के अंदर डर और निराशा भर गई थी। समीर ने खिड़की पर हाथ रखा तो उसे लगा जैसे बाहर कोई उसके हाथ को छू रहा हो। बाहर कोहरे में उसने कई परछाइयों को देखा। वे सभी जिप्सी के चारों ओर मंडरा रही थीं, जैसे भेड़िए शिकार का इंतजार कर रहे हों। रात के 3 बजे गाड़ी अचानक बंद हो गई। चाहे जितनी कोशिश करो, इंजन चालू नहीं हो रहा था। बाहर सन्नाटा, कोहरे में दूर दूर तक कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। अचानक जंगल की तरफ से घंटियों की धीमी बेसुरी आवाज आने लगी और लाल साड़ी वाली औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। इस बार वो सिर्फ अकेली नहीं थी। उसके पीछे धुंध में कई और परछाइयां दिखाई दे रही थी, कुछ झुकी हुई, कुछ लंगड़ी और सभी अजीबोगरीब तरीके से हिल रही थी। जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंची, उसकी हंसी मानो कई लोगों की एक साथ हंसी हो। वो हंस रही थी, लेकिन उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। तुमने मेरी राह क्यों काटी? अब यहीं रहना होगा। उसकी आवाज सिर्फ कानों में नहीं बल्कि सीधे दिमाग में गूंज रही थी। गाड़ी की खिड़कियों पर धीरे धीरे छोटे छोटे हाथ थपथपाने लगे। राहुल, अर्जुन, विकास और समीर ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। उनके गले से सिर्फ एक डरी हुई फुसफुसाहट निकल रही थी। बाहर वो औरत हंसती रही। उसके हाथ में जो पीतल का लोटा था, उसमें से लाल रंग का कुछ बह रहा था, जो धीरे धीरे गाड़ी के दरवाजे के नीचे से रिसने लगा। खिड़कियों पर अब लाल उंगलियों के निशान बन रहे थे। अचानक जिप्सी के शीशे पर एक तेज खरोंच की आवाज आई और एक विकृत चेहरा जिसमें बड़ी बड़ी आंखें थीं, शीशे से झांक रहा था। अगली सुबह एक अधूरा सच। अगले दिन सुबह एक ट्रक ड्राइवर ने वही जिप्सी देखी। दरवाजे खुले, लेकिन अंदर कोई नहीं। सीट पर बस 4 गीले मिट्टी लगे पदचिन्ह और पीछे की तरफ वही पीतल का लोटा रखा था जो अब खाली था। लेकिन एक और चीज थी जो किसी ने नहीं देखी थी। इस जिप्सी के डैशबोर्ड पर एक पुराना मुरझाया हुआ फूल रखा था। ट्रक ड्राइवर ने ये कहानी पुलिस को बताई, लेकिन पुलिस ने इसे बस एक और गुमशुदगी का मामला मानकर फाइल बंद कर दी। किसी ने कभी भी काले खेत का नाम नहीं लिया और नेपाल हाईवे पर रात के समय सफर करना आज भी मौत को बुलाने जैसा माना जाता है। कहते हैं कि अगर आपको कभी रात के समय सुनसान हाईवे पर कोई लाल साड़ी वाली औरत दिखे, तो सिर्फ इतना याद रखना कि वो आपको रास्ते से भटकाने नहीं बल्कि आपके रास्ते को खत्म करने आई है। वो अपनी प्यास बुझाने के लिए नए शिकार की तलाश में है, और जो एक बार उसके जाल में फंस जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। और शायद इसी हाईवे पर किसी अंधेरी रात में राहुल, अर्जुन, विकास और समीर की आत्माएं भी अपनी कहानी दोहरा रही होंगी। एक अंतहीन, खौफनाक सफर की कहानी।